जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि संधियां कितने प्रकार की होती हैं और कितने प्रकार की ही क्यों होती हैं। फिर हमने बताया था कि 3 प्रकार की संधियों में फिर एक पहला प्रकार आता है स्वर संधि, जो कि 5 प्रकार की होती है। वहीं से क्लास को आगे ले चलते हैं। आपने देखा कि स्वर संधि होती कब है? जब स्वर से स्वर का योग होगा और परिवर्तन भी स्वर में होगा तो संधि कहलाएगी स्वर संधि। उसमें एक प्रकार था दीर्घ स्वर संधि, दूसरा था गुण स्वर संधि, तीसरा प्रकार है वृद्धि स्वर संधि, चौथा प्रकार है यण संधि और 5वां प्रकार है अयाद संधि। पिछली क्लास में हमने ये भी बताया था कि आप दीर्घ स्वर संधि का नाम दीर्घ स्वर संधि क्यों है, या गुण स्वर संधि का नाम गुण स्वर संधि क्यों है, या इन तीनों के साथ स्वर शब्द जुड़ा हुआ है जबकि इन दोनों के साथ स्वर शब्द जुड़ा हुआ नहीं। ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। अब की क्लास की चर्चा होने वाली है किस पर? दीर्घ स्वर संधि। तो आइए चलते हैं और पढ़ते हैं दीर्घ स्वर संधि। देखिए, दीर्घ स्वर संधि क्या होगी। हमने एग्जाम्पल पहले से लिख रखे हैं ताकि आपका भी समय नष्ट ना हो और आप अच्छे से उदाहरण के माध्यम से समझ पाए। दीर्घ संधि क्या होती है तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, एक होता है बड़ी ई, एक होता है दीर्घ ऊ और एक होता है री। ये जानकारी आप वही जुटा चुके हैं जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। यदि आपने क्लास देखी है तो अच्छा है, नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पाएंगे और आप वर्णमाला की संपूर्ण क्लास को देखिए। अगर इनमें परिवर्तन होता है, इनमें परिवर्तन का अर्थ है कि वर्णों का योग हुआ, और वर्ण कौन कौन से? कोई 2 अर्थपूर्ण शब्द हैं, उसके पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण का योग हुआ और वो दोनों स्वर हैं, लेकिन उनके मिलने से इन चारों वर्णों में से कोई भी यदि दीर्घ स्वर का निर्माण हो रहा है तो फिर वो संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। ये तो हो गई ठीक। सामान्य परिभाषा आपको क्या बताई जाती है कि यदि समजातीय वर्ण, समजातीय वर्ण का अर्थ क्या है? आ या दीर्घ आ के साथ आ या दीर्घ आ ही जुड़े, इनके साथ अगर ये ही जुड़े, ई या दीर्घ ई के साथ ई या दीर्घ ई ही जुड़े, ऊ या ऊ के साथ ऊ या दीर्घ ऊ ही जुड़े और री के साथ री ही जुड़े, यदि इनके साथ जुड़ते हैं तो इनको कहते हैं समजातीय का जुड़ना। जुड़ने के बाद जो वर्ण आएगा वो सदैव दीर्घ होगा, और यदि ये वर्ण सदैव दीर्घ है तो ये परिवर्तन कहलाएगा दीर्घ स्वर संधि। एक बार जब ये कंडीशन जुड़ती है तो एक कंडीशन में इसकी टोटल 4 अवस्थाएं आपके सामने निकल करके आती है। कैसे? पहले वाले वर्ण से पहला वाला जुड़ सकता है, या तो पहले वाले से दूसरा वाला जुड़ सकता है, या तो दूसरे वाले से पहला जुड़ सकता है, या तो दूसरे वाले से दूसरा वाला जुड़ सकता है। कैसे? आ का योग आ से हो सकता है, या छोटा आ का योग दीर्घ आ से हो सकता है, या दीर्घ आ का योग छोटा आ से हो सकता है, या दोनों ही दीर्घ आ हो सकते हैं। ये है क्या? ये है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये है बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। यदि इन चारों ही कंडीशन में कोई वर्ण या शब्द जुड़ता है तो उसका परिवर्तन सदैव और सदैव किस में होता है? दीर्घ आ में होता है। इसीलिए ये संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। जैसे हमने आपको यहां बताया, ठीक वैसे ही 4 अवस्थाएं ई में भी होती हैं और ठीक वैसे ही 4 अवस्थाएं ऊ में भी होती हैं, लेकिन री में केवल एकमात्र अवस्था होती है कि री का योग यदि री से हुआ तो उसका विकार भी री में होता है और ये परिवर्तन कहलाता है दीर्घ स्वर संधि। देखिए, उदाहरण के माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे हमने कहा कि यदि छोटा आ का योग छोटा आ से हो, फिर एक बार बता दें, छोटा आ है पहले शब्द का अंतिम वर्ण और ये वाला आ है बाद वाले शब्द का पहला वर्ण। जैसे उदाहरण लिखा है कल्प प्लस अंत,
इस पा के बाद में जो स्वर निकलेगा वो होगा छोटा आ। क्यों होगा? क्योंकि पा के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी। यदि मात्रा लगी होती तो वही मात्रा अपने स्वर रूप में निकलती जो मात्रा इसके साथ लगी होती। फिर बाद वाले शब्द का पहला वर्ण हमने देखा कौन सा है? छोटा आ। आपने जो कंडीशन देखी है वो यही तो देखी है कि यदि आ का योग आ से हो तो परिवर्तन इन दोनों का मिल करके किसमें हो जाएगा? दीर्घ आ में। तो हमने कहा कि इन दोनों का परिवर्तन भी किसमें हो जाएगा? दीर्घ आ। अब इधर शब्द बचेगा क्या? तो इधर शब्द बचेगा कल्प, लेकिन पा के नीचे क्या लगा रहेगा? हलंत। क्यों लगा रहेगा? क्योंकि अब इसके बाद स्वर के बाद एक परिवर्तन आ चुका है, बड़ा आ या दीर्घ आ, और अब ये आ भी यहां से निकल चुका तो बचा ना और ता, और जब ये मिल जाते हैं सभी तो शब्द बनता है कल्पांत। शब्द क्या बनता है? तो शब्द बनता है कल्पांत। तो कल्प प्लस अंत मूल रूप से बताना था कि दोनों ही क्या होंगे? ह्रस्व स्वर होंगे, तो फिर शब्द में जो परिवर्तन होगा वो दीर्घ में होगा और संधि कहलाएगी दीर्घ स्वर संधि। अगला शब्द आ का योग दीर्घ आ से हो, जैसे यम प्लस आलय। पहला शब्द छोटा आ, बाद वाला शब्द दीर्घ आ। परिवर्तन सदैव किस में होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा यमालय। शब्द क्या बन जाएगा? यमालय। यम प्लस आलय शब्द क्या बन जाएगा? यमालय। तीसरी कंडीशन, यदि विद्या का योग अभ्यास से हो, द्या के साथ में मात्रा का है कि दीर्घ आ की, अभ्यास में पहला वर्ण कौन सा? ह्रस्व या छोटा आ। ये कंडीशन होगी तब भी परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा विद्याभ्यास। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा ये विद्याभ्यास। विद्या प्लस अभ्यास, शब्द क्या बनेगा? विद्याभ्यास। अगला, दोनों ही यदि दीर्घ हो, जैसे छात्रा में अंतिम वर्ण बड़ा आ दीर्घ है, आवास का पहला वर्ण भी क्या है? दीर्घ है। यदि इस प्रकार से भी वर्ण जुड़ते हैं तो भी इनका परिवर्तन किसमें होगा? दीर्घ आ में, और ये शब्द बन जाएगा छात्रावास। ये शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा छात्रावास। तो छात्र प्लस आवास, शब्द क्या बनेगा? छात्रावास। ये तो चार कंडीशनें हुई छोटा आ की या आ की। ऐसे ही चार कंडीशनें होती हैं ई की। जैसे शब्द लिखा है रवि प्लस इंद्र, यहाँ छोटी ई है और बाद वाले शब्द में भी क्या है? छोटी ई है, लेकिन दोनों मिल करके परिवर्तन किस पे करेंगी? दीर्घ ई में, यानी कि वा के साथ मात्रा काहे की आ जाएगी? दीर्घ ई की, और बाद वाले शब्द का पहला स्वर क्या हो जाएगा? तो पहला शब्द हट जाएगा और ये शब्द बन जाएगा रवींद्र। शब्द क्या बन जाएगा? रवींद्र। तो रवि प्लस इंद्र, शब्द क्या बनेगा? रवींद्र। अगला शब्द लिखा है गिरी प्लस ईस, रा के साथ में छोटी ई, ईस का पहला वर्ण दीर्घ ई, और जब ह्रस्व और दीर्घ मिलेंगे तो दीर्घ बनेगा और ये शब्द बन जाएगा गिरीश। शब्द क्या बन जाएगा? गिरीश। आप लोगों को क्या काम रहेगा? जो भी ये संधिज शब्द बन रहे हैं इन सब के पर्यायवाची क्या हों? जैसे शब्द लिखा है गिरीश, गिरि का अर्थ क्या होता है? पर्वत। ईश का अर्थ क्या होता है? ईश्वर। और जो पर्वतों के ईश्वर हैं वो है कौन? शंकर जी। ऐसे ही आप जब शब्दों को रिलेट करके याद करते हैं तो आपके एक से अधिक टॉपिक एक साथ तैयार होते हैं। जैसे आपने यदि इसका एक अर्थ जान लिया तो हो गए अनेकार्थी, आपने इसका एक अर्थ जान लिया तो हो गए पर्यायवाची। आगे चल करके यही शब्द हम लोग पढ़ेंगे समास में, तब आपसे कहेंगे बताओ गिरि का ईश है जो, तब आप बताएंगे कि समास। और समास में जब आपको पता होगा कि गिरि का ईश कौन है? शंकर, तो वो समास पहुंचेगा बहुव्रीहि समास। तो आप इन शब्दों को इनके पर्यायवाची या इनके अर्थ के साथ अपने आप सर्च करके पढ़ेंगे, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगला शब्द देखिए, मही प्लस इंद्र, शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा महींद्र। एक शब्द होता है महा प्लस इंद्र, वो बनता है महेंद्र। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, महेंद्र बाहुबली, तो वो है महा प्लस इंद्र। और ये क्या है? मही प्लस इंद्र। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, जबकि महा का अर्थ होता है महान।
तो दोनों शब्दों में अंतर है, शब्द पर भी गौर करेंगे, इसी से आप शब्दों की जानकारी ले पाएंगे। अगला शब्द है अवनी प्लस ईश, और ये शब्द बनता है अवनीश। शब्द क्या बनता है? अवनीश। और अवनि भी पर्यायवाची होता है किसका? पृथ्वी का। अगली कंडीशन जो कि 4 प्रकार की होंगी, लेकिन वो होंगी ऊ के संदर्भ में। जैसे शब्द लिखा है भानु और दूसरा शब्द लिखा है उदय। भानु सभी लोग जानते हैं क्या है? सूर्य है। आपने सुना भी है कि सूर्य के लिए पहला मिशन भारत की इसरो निकाल चुकी है, लॉन्च हो चुका है। तो पहला शब्द है भानु, दूसरा शब्द क्या है? उदय। और जब ऊ और ऊ दोनों ही ह्रस्व रूप में हो तब भी इनका परिवर्तन दीर्घ ऊ में होगा, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय शब्द क्या बन जाएगा? भानुदय। अगला शब्द है मंजू प्लस उषा। इन दो कंडीशन में भी दीर्घ ऊ होगा, ये शब्द बन जाएगा मंजूषा। शब्द क्या बन जाएगा? मंजूषा। अगला शब्द है भू प्लस ऊपरी। ऊपरी का अर्थ होता है ऊपरी भाग। इस कंडीशन में भी शब्द क्या बनेगा? दीर्घ ऊ, और ये शब्द बन जाएगा भूपरि। शब्द क्या बन जाएगा? भूपरि। और भूपरि पर्यायवाची होता है राजा का। अगला शब्द लिखा है भू प्लस ऊर्जा, और मिल करके ये शब्द बनाएगा भूर्जा। भूर्जा का अर्थ है कि भूमि की ऊर्जा या भूमि में निहित ऊर्जा। अगला शब्द लिखा है, या अगला विकार होगा री प्लस री का, और इसका भी परिवर्तन सदैव किसमें होगा? री में ही होगा। शब्द लिखा है मातृ प्लस ऋणाम। ऋणाम का अर्थ होता है आशीर्वाद। त्रा के बाद में या ता के बाद में एक स्वर निकला, कौन सा? री, और उसका योग फिर किससे हो गया? री से। और अगर इनका योग होता है तो परिवर्तन दीर्घ री में होता है, और ये शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बन जाएगा मातृणाम। शब्द क्या बन जाएगा? तो शब्द बन जाएगा मातृणाम। ऐसे ही शब्द होता है पितृ प्लस ऋणाम। शब्द क्या बनेगा? पितृणाम। देख लीजिएगा, इसी प्रकार से आपकी दीर्घ संधि के जितने भी उदाहरण हैं इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेंगे। देखते हैं अगले उदाहरण। देखिए अगले उदाहरण, अब जो भी उदाहरण रहेंगे वो आपके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जैसे शब्द लिखा है सत्याग्रह। अब आपको क्या करना है? आपको यह ध्यान रखना है कि यदि दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जो संधित शब्द होगा उसमें आपका ध्यान जाना चाहिए कि कहाँ आपको दीर्घ मात्राएं दिख रही हैं। दीर्घ स्वर संधि वही संभव होगी जहां मात्राएं दीर्घ होंगी। दीर्घ का अर्थ है या तो बड़ा आ की मात्रा, या तो बड़ी ई की मात्रा, या तो बड़ा उ की मात्रा, और या तो री। इन 4 कंडीशन के अलावा दीर्घ संधि में 5वीं कंडीशन नहीं हो सकती। जैसे शब्द लिखा है सत्याग्रह। आपने देखा कि या के साथ में केवल और केवल दीर्घ मात्रा है। इसका अर्थ यह है कि संधि यहीं से होगी, एक शब्द इधर को टूटेगा और दूसरा शब्द इधर को टूटेगा। दोनों शब्दों की क्या वैल्यू होगी? तो दोनों शब्द अर्थपूर्ण होने चाहिए। अर्थपूर्ण होने का अर्थ यह है, जरूरी नहीं कि आपको उसका अर्थ पता हो, लेकिन हाँ वो आपके प्रयोजन में हो कि आपने कभी भी उसको लिखा है या कभी भी उसको पढ़ा है। जैसे शब्द अगर हम पहला लिख दें सत्य और दूसरा शब्द लिख दें अग्रह, मान लीजिए ये हमने जानबूझ करके लिख दिया। अब आपने क्या कभी अग्रह शब्द पढ़ा है? तो आपका उत्तर होगा नहीं पढ़ा है। क्यों? क्योंकि केवल ग्रह शब्द तो पढ़ा है। कौन ग्रह? जो आपके मंडल में होते हैं, लेकिन आपने इस अग्रह को नहीं पढ़ा। तो यही कहा जाता है कि ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? निरर्थक शब्द। और इन शब्दों में कोई भी संधि निर्माणित नहीं होगी। तो आपको उन 2 शब्दों में विभाजन करना है जो कि अर्थपूर्ण हो। तो इसका विग्रह क्या होगा? तो पहला शब्द हो जाएगा सत्य और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? आग्रह। दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? आग्रह, और मिलकर के शब्द क्या बनेगा? सत्याग्रह। अगला शब्द है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की रचना है, आपको पता होना चाहिए। कामायनी, इसमें भी संधि कहाँ के पास होगी? जहां दीर्घ मात्रा होगी, और दीर्घ मात्रा में पहला शब्द होगा काम और दूसरा शब्द होगा अयनी, और मिल करके संधि बनाएंगे और संधि क्या होगी?
कामायनी। अगला शब्द है सचिवालय। वर्तनी में की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक शब्द लिखा जाता है सचिव। सामान्यतः लोग सचिव ऐसे लिखते हैं, लेकिन वास्तव में सचिव की वर्तनी क्या है, तो मात्रा होती है छोटी ई की। सचिवालय में भी संधि कहाँ होगी, जहां मात्रा दीर्घ होगी, यानी पहला शब्द तो होगा सचिव और दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द होगा आलय, और मिल करके शब्द क्या बनेंगे, शब्द बनाएंगे सचिवालय। अगला शब्द है मायाधीन। अब देखिए यहां दो आपको दीर्घ मात्राएं दिखेंगी, एक तो या के साथ और दूसरे धा के साथ। लेकिन क्या यहां से शब्दों को अलग करके आप संधि निर्माणित कर सकते हैं, तो आपका उत्तर होगा नहीं। इसका मतलब कि संधि यही पास हुई होगी, और तो संधि क्या होगी, पहला शब्द होगा माया और दूसरा शब्द क्या होगा, दूसरा शब्द होगा अधीन। माया प्लस अधीन शब्द क्या बनेगा, मायाधीन। और आपको ध्यान क्या रखना है, जो शब्द लिखा है अधीन, ये आप वर्तनी की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्दों में इसको शामिल कर लेंगे, क्योंकि लोग जो इसकी गलत वर्तनी लिखते हैं उसमें आ के स्थान पर क्या कर देते हैं, बड़ा आ, और शब्द बनता है आधीन, जो कि वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है। अगला शब्द लिखा है भाषाबद्ध। शा के साथ दीर्घ की मात्रा है, तो ये शब्द पहला बनेगा भाषा, और दूसरा शब्द क्या बनेगा, आबद्ध। आबद्ध का अर्थ है बंधा हुआ, किससे, भाषा से, तो भाषा से बंधा हुआ ही कहलाएगा भाषाबद्ध। अगला शब्द लिखा है रत्नाकर। आपको दीर्घ मात्रा ना के साथ दिखी, तो पहला शब्द होगा रत्न और दूसरा शब्द होगा आकर। आकर का अर्थ क्या होता है, आकर का अर्थ होता है खान, जहां से आपके खनिज तत्व प्राप्त किए जाते हैं। वो खान का है कि रत्न की, तो रत्नों की खान अर्थात रत्नाकर, ये पर्यायवाची है समुद्र का। एक यमक अलंकार का उदाहरण है कि आकर रुके जहां है आकर, अरमानों का करपट फोड़कर, पीछे को पीछे छोड़कर, अब ढूंढने को रत्नाकर, आकर रुके जहां है आकर। यमक अलंकार का उदाहरण है। एक आकर का अर्थ क्या है, आकर के, और एक आकर का अर्थ क्या है, खान। खान का अर्थ है जहां से खनिज तत्व प्राप्त किए जाते हैं। तो ये आपके उदाहरण हैं जो कि इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी उदाहरण है, आपको हम स्लाइड बढ़ाए देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इनको अपने आप करने का प्रयास करेंगे। जो आपसे ना हो पाए या जो आपको कठिन लगे उनको आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, आपको उत्तर जरूर दिया जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे शब्द लिखा है मुरारी, इंपॉर्टेंट शब्द है, इसका सभी लोग विग्रह करके बताएंगे। अगले भी नीचे शब्द होंगे, उन शब्दों के भी आप फोटो खींच लीजिए। इनको भी देखिए, इसमें भी एक महत्वपूर्ण शब्द मिला। शब्द क्या है, वज्रांगी। इस वज्रांगी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं बजरंगी। अगर नहीं याद है तो याद करिए कि सलमान खान की एक मूवी भी आ चुकी है बजरंगी भाईजान। उसमें आप बजरंगी जानते हैं किसको कहते हैं, हनुमान जी को। और वास्तव में ये बजरंगी क्या है, तो ये है तद्भव। ये क्या है, तद्भव। इसका तत्सम क्या है, तत्सम है वज्रांगी। अब आप देखिए एक शब्द के साथ कितनी जानकारियां आप एक साथ लेकर के चल रहे हैं। एक तो तत्सम शब्द का तद्भव आपने जाना क्या है, बजरंगी। दूसरा, इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, शब्द का निर्माण हुआ संधि की प्रक्रिया से। संधि कौन सी हुई, तो आपने देखा कि दीर्घ मात्रा आपको जा के साथ दिख रही, यानी कि संधि यहीं से हुई होगी। पहला शब्द क्या होगा, वज्र। दूसरा शब्द क्या होगा, अंगी। अंगी शब्द बना है अंग से, अंग का अर्थ होता है शरीर। वो शरीर कैसा, वज्र। वज्र क्या है, इंद्र का हथियार, जो कि दधीचि ऋषि जो थे उनकी हड्डियों से बना था और सबसे कठोर हथियार माना जाता है। और जो वज्र के समान कठोर अंग वाले हैं वही कौन है, बजरंगी या हनुमान। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे अभयारण्य, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको शामिल करिए। क्यों, अधिकतर आपको ये लिखा मिलेगा अभयारण्य। वर्तनी की दृष्टि से क्या होता है, गलत। सही क्या है, अभयारण्य। विग्रह क्या होगा, विग्रह होगा अभय प्लस अरण्य। विग्रह क्या होगा, अभय प्लस अरण्य।
अरण्य जानते हैं पर्यायवाची किसका है? जंगल का। और ये पर्यायवाची किसका? जंगल का। और जंगल कैसा? तो भय का अर्थ है डर, आ का अर्थ है नहीं। ऐसा जंगल जहां डर ना हो, किसको? पशु पक्षियों को। किसका? शिकार का। वही कहलाता है अभयारण्य। अभय है जो अरण्य, जहां पशु पक्षियों को बिना भय के रहना हो, वही कहलाता है अभयारण्य। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आगे मिलते रहेंगे, आप इनको अपने आप करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे नहीं होते तो हमने बताया कि आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसको पूछेंगे। बहुत ही अच्छे शब्द हैं। शब्द है अंत्यानुप्रास, अलंकार का एक उदाहरण है। अब उदाहरण के साथ आप क्या पढ़ेंगे, इसमें संधि भी जाने और ये भी जाने कि आपको इस शब्द को कैसे तोड़ना है। अगला देखिए आगे, ये आपकी सबसे अंतिम स्लाइड है और अंतिम स्लाइड में आपसे एक क्वेश्चन हमने ये पूछा है कि इसमें बताओ कितने शब्दों में ये टूटेगा। शब्द क्या लिखा है? शिलालेखानुमति क्षुखार्थीस। इसको विग्रह करना है। जितने भी शब्द आएंगे सब में दीर्घ संधि होगी। तो आज की दीर्घ संधि का समापन यही पास करते हैं। जय हिंद।